मुझे नहीं पता आगे क्या दिखने वाला है। और हम अब उन अंधेरी गलियों में एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे जापान को हम बहुत ही ज़्यादा सेफ समझते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर ये वार्निंग लगे होने का मतलब, और पता नहीं भाई यहाँ कब कौन उंगली कटा हुआ आदमी आ जाए। और देखा भाई कितनी रौनक होती है बाहर और इन इलाकों में। भाई थोड़ा सा लगता है डर इन गलियों में। ऐसे देखो, ये वही लोग हैं अनाउंस, पता नहीं, एक तो वैसे ही कल उन्होंने बहुत डरा रखा था, या डरने की बात है, ये एकदम पीछे से आई। और नेक्स्ट देखो, ये शॉप के ऊपर भी आपको आने वाला जो एरिया है वो आपको दिखाएगा। हाँ यार, कुछ है गड़बड़। और मेरे पीछे कुछ लड़के आ रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब, इन शांत गलियों में क्या हो रहा है, पूरे कपड़े उतार के बाथ में चले जाते हैं। आज भी अडल्ट सिनेमा चल रहे हैं और भाई मैं किसी को डरा नहीं रहा। ये बात ओके नो नो नो, आई एम नॉट गे। जैसे अब ये लड़कियां खड़ी है ना, ये गुस्से कहेंगे भाई, लेकिन इस एरिया की इतनी बदनामी है कि यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता। भाई सॉरी, सामने से कोई आता भी दिख रहा ना तो, लेकिन इस एरिया को इस तरह निगलेक्ट किया हुआ है कि गवर्नमेंट भी यहाँ ध्यान नहीं देती कि भाई उन्होंने मतलब जाओ और वो लड़कियों के साथ चाय पीने के पैसे दो और जो करना वो तो होगा। अब जो सामने एरिया दिख रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारे पे नजर की बात हो रही थी ना, ये देख लो इस तरह से कांड हो गया, कितनी पुलिस आ गई, कितना सिस्टम आ गया। जैसे ये लड़की बुला रही थी बाहर निकल के, ये जहाँ भी चीजें लिखी होती हैं कोई ना कोई गड़बड़ है। ये देखो हवा से निकली है, क्योंकि वीडियो अभी मैंने बनाई थी वो वीडियो करवा दी गई डिलीट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कई जगह पे वही बंदा आया साइकिल पे और कहता वीडियो डिलीट कर। अब तक जिस जापान को हमने देखा उसमें दिखा हमें डिसिप्लिन, क्लीन स्ट्रीट्स, सब कुछ स्मूथ और ऑर्गेनाइज। लेकिन आज हम जापान का वो चेहरा देखने वाले हैं जो गाइड बुक्स में नहीं होता, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी रेयरली दिखाया जाता है। इसलिए आज जो जापान हम देखने वाले हैं वो थोड़ा लाउड है, थोड़ा रॉ है और शायद थोड़ा शॉकिंग भी। तो चलिए आज इस परफेक्ट जापान के पर्दे के पीछे झांकते हैं। और इस वक्त हम हैं जापान के दूसरे सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर ओसाका में, जहां पर हम जाएंगे ओसाका की बैक स्ट्रीट्स में, देखेंगे कुछ हिडन एलिस को और बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जिन पर लोग बात करते हुए घबराते हैं। और बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप कर दो भाई, मुझे नहीं पता आगे क्या दिखने वाला है, तो प्लीज़ बच्चे हट जाओ। और जो बड़े हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ट्रैवल सिर्फ देखने का काम नहीं है, सीखने का भी काम है और समझने का भी काम है। हम ट्रैवल से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, और अपनी वीडियो तो वैसे ही रॉ होती हैं, जैसे जो दिखता है वो दिखाते जाते हैं। फिलहाल हम आए हैं फुलबारी रेस्टोरेंट में, जो एक नेपाली रेस्टोरेंट है, और खाना पीना भाई यहाँ पे जापान में बहुत फेमस है। लेकिन नमस्कार हजूर, तो लेकिन भाई अपना काम तो अभी ये नेपाली रेस्टोरेंट में ही चल रहा है। नेपाली इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो सेम से ही होते हैं, तो मैं ऑर्डर पहले ही दे गया था। हमने मंगाई है बिरयानी। खाना बनाने वाले और परोसने वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। एक तो नेपाली लोग मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और मैं बिल्कुल भी झूठी तारीफ नहीं कर रहा, ये बिरयानी बहुत बढ़िया बनी है। सच में बहुत बढ़िया यार, भाई मज़ा आ गया खाना खा के। और ये भाई बहुत बढ़िया आदमी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा बाबूराम। बाबूराम जी, बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसे ही हंसते रहो ताकि कोई भी आपके रेस्टोरेंट में घुसे उसको देख के खुशी हो और खाना और स्वाद लगे उसे। नमस्ते जी, कितना हो गया बिल? कितना? 1700। 1780। ये लो जी 2000, बाकी बाबूराम भाई को दे दो। खुश रहो भाई। तो स्वागत है आपका फिर से, और फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो अगले दिन शूट कर रहा हूँ। जब मैंने खाना खाया था वो पिछला दिन था, और खाना खा के मैं निकला था और हमने किया था एक टूर बुक। तो मैं वहाँ पहुँचा टूर वाली जगह पर, और टूर स्टार्ट हुआ। और होता क्या है कि जो ये टूर गाइड वगैरह होते हैं वो अपने फ्लो में चल रहे होते हैं, और जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, तो वीडियो वगैरह उस तरह से नहीं बन पा रही थी, कुछ माइक की दिक्कत आ गई थी, तो सारा कुछ मतलब मैशअप सा हो गया। और मुझे लगा कि पहले मुझे इन्हें सुन लेना चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट मतलब वीडियो बना लूँगा, है ना? तो मैं उन्हें सुनता रहा, चलता रहा, उनके साथ देखता रहा, और वीडियो उस वक़्त नहीं बना पाया। और वीडियो के लिए उन्होंने मना भी किया था कि भई ज़्यादा वीडियोग्राफ़ी मत करना, कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल कैमरा भी आपने मतलब हाथ में भी नहीं निकालना, अपना फ़ोन भी हाथ में नहीं रखना आपने। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं इनके सामने वीडियोग्राफ़ी वगैरह करूँगा तो हो सकता है ये अनईज़ी हों, तो वो मैंने वीडियोग्राफ़ी उस दिन नहीं की, और उस दिन मतलब कल नहीं की, और कल ठंड भी बहुत हो गई थी, तो भी वीडियोग्राफ़ी नहीं हो पाई। और मैं सुनना चाहता था उनको पहले, ताकि मैं ठीक से बता पाऊँ। और जो उन्होंने बताया वो तो बताया ही, उसके अलावा मुझे लगा
कि इसके लिए हमें पहले जापान की हिस्ट्री जाननी होगी। इस डार्क साइड को देखने के लिए या ये बैक स्ट्रीट्स को जानने के लिए जापान की और ओसाका की हमें हिस्ट्री जाननी चाहिए जापान की, कि एक्चुअली ये जो माफियागिरी है, जो जो भी गैंग्स हैं, जो भी याकूज़ा है, वो आया कहाँ से। और एक और बात, जो ये याकूज़ा वाली बात है, आपने शायद याकूज़ा का नाम सुना हो, कि जो जापान का माफ़िया रहा है और बहुत एक्टिव माफ़िया रहा है जापान का। और मूवीज़ में भी हमने देखा, याकूज़ा को देखा हमने, सामुराई देखे हमने, निंजा देखे हमने, वो सब कुछ यहाँ एग्ज़िस्ट करती थी और करती हैं चीज़ें। लेकिन हम उस माफ़िया को माफ़िया नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जिस एरिया में जा रहे हैं, वो एरिया बिल्कुल उनका राज है, आज भी उनका राज है। वहाँ जाने के बाद फ़ील भी आएगी, आपको वीडियो में देख के ही फ़ील आ जाएगी। तो हम जो है माफिया नहीं बोलेंगे, उन्हें जेंटलमैन बोलेंगे। और अगर कोई होमलेस है तो उन्हें अनहाउस बोलेंगे, ताकि वो उस वर्ड को कैच ना कर सके। होमलेस जल्दी कैच होता है वर्ड, अनहाउस बोलें तो समझ जाना। और मैं अगर जेंटलमैन बोलूँ तो समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ माफिया की, मैं बात कर रहा हूँ याकूज़ा की। याकूज़ा जो है वो मेन माफिया रहा है और आज भी एक्टिव है। उसके आज भी 25,000 मेंबर एक्टिव हैं। एक ज़माने में 1992 के पहले उसके जो है 2 लाख मेंबर थे, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया। और आज भी 25,000 मेंबर एक्टिव हैं। तो भाई जिस एरिया में हम जाएंगे वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी उनकी है। और मैं एग्जैक्ट उसी जगह से आज फिर से ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से कल हमने की थी। और मैं गया था मेट्रो पे और हमारा स्टेशन था दाइकोकचू स्टेशन। तो ये दाइकोकचू स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी थी और मैं पहुँचा था हमारे टूर गाइड के पास। ट्रेन आ गई हमारी और देखो पहले निकलने वाले निकलेंगे और अंदर जाने वाले अंदर जाएंगे। मैं बार बार हर वीडियो में दिखाता हूँ यार, कम से कम 2 4 10 कुछ लोग तो समझेंगे मेरी बात को, कुछ लोग तो देखेंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो लो भाई हम पहुँच गए सेम स्पॉट पर जहाँ से हमारा टूर स्टार्ट हुआ था। हमें टूर गाइड जो थे वो यहाँ मिली थी। मैं अंदाज़ा उसी टाइम पर आया हूँ जिस टाइम पर हमारा टूर स्टार्ट हुआ था। हमारा टूर स्टार्ट हुआ था 5:30 बजे, पौने 6 बजे हम यहाँ से निकले थे। अभी भी शाम के पौने 6 बज रहे हैं। और इस टाइम शुरू करने का मतलब ये है, मैं सुबह भी दिखा सकता था और मैं सुबह आया भी था यहाँ पर, लेकिन वो फील ही नहीं आ रही थी सुबह यहाँ पर। सब कुछ खाली था, बंद-बंद सा था। 11 बजे यहाँ पर जो है वो दुकानें खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर यहाँ पर 11 बजे ओपन होती हैं और 11 बजे तक रात के रहती हैं। उसके अलावा 7-Eleven वगैरह है, फैमिली मार्ट है जो ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 24 घंटे ही ओपन रहते हैं। 7-Eleven तो 24 घंटे रहते हैं, ये भी रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जापान कभी सोता है। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, और जापान के इतिहास को थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान में 14,000 साल से ज़्यादा इंसान रह रहे हैं और 300 ईसा पूर्व से पहले यहाँ जोमन पीरियड के लोग रहते थे, जो फिशिंग, हंटिंग और पोट्री के लिए मशहूर थे। इनकी पोट्री दुनिया की सबसे पुरानी पोट्री मानी जाती थी। और फिर 300 ईसा पूर्व चाइना और कोरिया से लोग यहाँ आने लगे, जिन्हें यायोई पीरियड के लोग कहा गया। और ये लोग राइस फार्मिंग और मेटल टूल्स का यूज करने लगे। इसी दौर में पावरफुल क्लैन यानी कि कबीले बने, जहाँ जमीन और ताकत का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और फिर 300 से 700 ईस्वी के बीच में राजा का राज शुरू हुआ और यमातो क्लैन जो है वो सबसे पावरफुल क्लैन बना। और यही वो टाइम था जब जापान में धार्मिक पहचान बनी। सबसे पहले शिंटो धर्म आया, जो नेचर वर्शिप पर बेस्ड था, और बाद में बुद्धिज्म चाइना कोरिया के जरिए जापान पहुंचा। और 9th और 10th सेंचुरी के आते आते राजा कमजोर पड़ने लगे। फिर जापान के अमीर लोग या जमींदार, जिन्हें दामियो कहा जाता था, उन्हें अपनी जमीन और जान माल की सिक्योरिटी की चिंता होने लगी। और इसी जरूरत से समुराई पैदा हुए। समुराई असल में प्राइवेट गार्ड थे, जो अपने दामियों की रक्षा करते थे और अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। फिर धीरे धीरे ये समुराई आर्मी की तरह ऑर्गेनाइज होने लगे और जमींदार आपस में जमीन के लिए युद्ध करने लगे। कुछ समय बाद समुराई इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अपने मिलिट्री डिक्टेटर यानी कि शोगुन बना लिए। इसके बाद राजा सिर्फ नाम का राजा रह गया, रियल पावर समुराई और शोगुन के हाथ में आ गई। और फिर समुराई ने आर्मी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल लिया। और सन 1603 में जापान का सबसे पावरफुल शोगुन बना तोकुगावा लेयासु। उसने समुराई को पुलिस, टैक्स कलेक्टर और जज बना दिया और जापान को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया। 1603 से 1868 तक लगभग 265 साल जापान में फॉरेनर का आना ऑलमोस्ट बंद हो गया और जापानियों का देश से बाहर जाना भी मना हो गया। इसके बाद 1853 के आते आते विदेशी ताकतों का प्रेशर बढ़ने लगा। उन्होंने कहा या तो व्यापार खोलो, नहीं तो युद्ध होगा। और लियासु वंश के जो लोग थे वो लोगों को उस टाइम प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। और हुआ क्या कि समुराई जो थे वो 2 भागों में बट गए और एक समुराई गुट जो था उसने राजा का राज वापसी ला दिया। और एक और बात,
ध्यान रहे कि जो राजा थे और जो शोगुन थे वो एक अलग एंटाइटीज थे। मतलब राजा एक सिंबल रह गया था शोगुन के टाइम में। शोगुन जो थे वो मिलिट्री डिक्टेटर को कहा करते थे। जैसे अभी दुनिया में हो रहा है, मिलिट्री डिक्टेटर जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। तो इसी तरह से शोगुन होते थे, उनके नीचे जो जमींदार होते थे उनके नीचे फिर समुराई होते थे और राजा सबसे ऊपर होता था। लेकिन राजा सिर्फ एक सिंबल रह गया था, सिंबलिक पावर रह गया था। और 1868 में दोबारा से राजा का राज आ गया। राजा का राज आने के बाद जापान के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। देश ने मेहनत, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के दम पर खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी प्रोसेस में समुराई की पावर खत्म कर दी गई। कुछ समुराई सिस्टम में पुलिस, टीचर और ऑफिसर्स बन गए, कुछ रेबिलियन बन गए। लेकिन 1868 में जापान में गन्स आ गई थी। तो जो समुराई थे वो लड़ते थे तलवारों से और जिन्होंने उस वक्त विद्रोह किया वो मारे गए। लेकिन कुछ जो रेबिलियन समुराई बच गए थे वो चले गए अंडरवर्ल्ड में और यहीं से याकुजा कल्चर डेवलप हुआ। और ये जो हिस्ट्री है ना, ये मुझे टूर गाइड ने नहीं बताई थी। लेकिन जब मैंने आगे की चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि ये हिस्ट्री जाननी सबसे पहले ज़रूरी है जापान की, तभी आगे की चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और उसके अलावा यहाँ खड़ा होकर सारी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो है मैं वो नाम नहीं ले पाऊँगा जो नाम हम यहाँ पर सुन रहे हैं। कोई भी नाम लेना आगे, आप देखोगे आगे कैसा माहौल आएगा। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि जापान बहुत ज़्यादा सेफ है। कोई भी कभी भी सिविलियन को कुछ नहीं कहता, ना कहा जाता था। पुराने टाइम में भी जब याकुज़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव था तब भी सिविलियंस को कुछ भी नहीं कहा जाता था और आज भी सिविलियन को कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन हम जाएंगे कैमरा के साथ, हम देखेंगे इधर-उधर, मतलब चीज़ों को जानने की, समझने की, दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं भाई यहीं खड़ा होके सारी हिस्ट्री बता रहा हूँ। और जब मैं ये हिस्ट्री पढ़ और जान रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जो समुराई थे इन्होंने ही राजा को सपोर्ट किया था और राजा को सपोर्ट करते ही सबसे पहले समुराई क्यों ख़त्म किए गए, वो मेरे को तंग कर रहा था। तो फिर मैंने जाना एक्चुअली राजा को लाने का मकसद समुराई का ये था और वजह ये थी कि पहले तो समुराई जो थे वो देख रहे थे जो उनके शोगुन थे यानी कि मिलिट्री डिक्टेटर जो थे वो कमज़ोर होते जा रहे थे और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो लोग शिप्स के और गन्स के दम पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके अलावा चाइना जैसे जो नेशंस थे वो कोलोनाइज़ होते जा रहे थे। तो जो समुराई थे उनको डर लग गया कि अगर हम नहीं बदले तो हम स्लेव बन जाएँगे। तो इसीलिए जो समुराई थे उन्होंने राजा का राज लाने को उचित समझा और राजा का राज लाते ही सबसे पहले समुराई ख़त्म किए गए। क्योंकि जो राजा थे, मेजी राजा थे उस टाइम, उन्होंने देखा कि भाई अगर हमें एक नेशन बनानी है, एक देश बनाना है, तो अब हमारे को जो ये 7-8% समुराई हैं, इनसे हटना पड़ेगा। और समुराई भी अंदर-अंदर ये चाह रहे थे कि वो स्टेट बना के स्टेट पे कंट्रोल कर लें, जैसे वो पहले करते आ रहे थे। तो जो राजा थे उन्होंने अपनी सोच को बदला। उन्होंने समुराइज़ को जो था वो भाई उनकी पावर्स ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें जो है ये प्राइवेट गार्ड्स नहीं चाहिए। अगर हमें नेशन बनाना है तो हमारे को प्रॉपर पुलिस चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर आर्मी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल गई है। अब तलवारों का रिवाज ख़त्म हो गया, अब आ गई हैं गन्स वगैरह और बहुत दुनिया बदलती जा रही थी उस वक़्त। तो इसलिए समुराइज़ को ख़त्म किया और जिन्होंने उनका विद्रोह किया राजाओं का, समुराई ने, और उन्हें मार दिया गया क्योंकि वो जंग में नहीं जीत पाए राजाओं से, क्योंकि अब गन्स आ गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया। और जो समुराई बच गए थे उनके अलावा जो राजा के साथ चले गए, राजा से मिल गए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, पुलिस संभाली। ऐसा नहीं है कि सभी समुराई बागी हो गए थे। कुछ समुराई जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, जज बन गए, फिर नौकरियों में चले गए, आम लाइफ में चले गए। लेकिन जो रेबल बने, जिन्होंने सोचा कि नहीं हमें जैसा चलता आ रहा था वैसे ही चलाना है, वो मार दिए गए। और जो बचे वो उनमें से कुछ लोग, कुछ समुराई जो थे वो याकुज़ा बन गए और अंडरवर्ल्ड में आ गए। चलो भाई, तो हमने अब इतनी हिस्ट्री जान ली है कि जो चीज़ें हम आगे देखेंगे वो हमें बहुत हद तक समझ आ जाएँगी। और हम अब उन अंधेरी गलियों में एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे आज भी जेंटलमैन्स का राज है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि माहौल अलग होता जाएगा, शांत होता जाएगा, भीड़-भाड़ से बिल्कुल हटते से चले जाएँगे। जो चेहरे दिखेंगे वो कुछ अलग होंगे। और सबसे पहले इन अंधेरी गलियों से होते हुए एक आया है ये स्कूल। और जापान को जिस तरह से आपने देखा था पहले, अगर कुछ चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सब कुछ उतना अच्छा शायद नहीं है। सबसे पहले ये देखो, वार्निंग। जापान को हम बहुत ही ज़्यादा सेफ समझते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर ये वार्निंग लगे होने का मतलब बच्चों को कहीं न कहीं डर है। ये देखो यहाँ बताया गया है कि भाई कोई अजनबी आपको लालच दे तो कुछ नहीं लेना। जैसे हमारे वहाँ स्कूलों में वार्निंग्स लगी होती है, बहुत जगह होती है, लेकिन जापान में इसकी क्या ज़रूरत है, राइट? जापान तो बहुत सेफ़ है, इसकी ज़रूरत क्या रही फिर?
आज की डेट में जापान सच में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जगह-जगह कैमरा आ गए हैं। हर गली में, हर नुक्कड़ पर यहाँ इस वक़्त कैमरा है। लेकिन एक समय था 1995 से 2010 तक का, जब कैमरा वगैरह नहीं थे। जापान में इंटरनेट आ चुका था। इंटरनेट तो आ गया, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो उस समय नहीं जाना जाता था। और कुछ लोग थे जो, उन्हें साइको मान लो या है ना, गलत लोग थे वो। उन्होंने बच्चों को उठाना शुरू किया, किडनैपिंग्स होने लग गई, बच्चों के साथ दुष्कर्म होने लग गए और 1-2 बहुत बड़े-बड़े हादसे भी हुए उस टाइम में जापान में। तो आज जिस एरिया में हम हैं, हालाँकि ये बहुत सेफ़ है। और जिन जेंटलमैन्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिनका आप समझ रहे होंगे, अब जेंटलमैन कहना ही उचित है, क्योंकि हम अब अकेले हैं और अंधेरी गलियों की तरफ हैं। तो जेंटलमैन्स कभी भी इस काम में नहीं थे। कुछ ऐसे ही जो साइको टाइप लोग थे, वो उस काम में हो जाते थे, बट जेंटलमैन्स कभी इस काम में नहीं थे। जेंटलमैन्स के क्या काम थे, वो हम आगे चलते हुए बात करेंगे। सबसे पहले ये बिल्डिंग आप देखो और ये साइन देखो। ये जो बिल्डिंग है, ये जेंटलमैन के पैसे लगे हुए हैं इसमें। किसी जो बड़े क्लैन हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं। और एक ही सबसे बड़ा जो क्लैन है, वो है यामागुची गुमी। और देखो, ये जगहें सबको पता है कि भाई किनकी हैं। कुछ भी एक्शन नहीं होता, क्योंकि जब ये जेंटलमैन सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, तो गवर्नमेंट का भी ये कहना था कि भाई रोडों पे पंगा मत करो, सिविलियंस को मत छेड़ो, लॉज़ को बिल्कुल अपने हाथों में मत लेना, बाहर कोई भी हंगामा वगैरह ना हो, रोड्स पे जो है गन्स फायर वगैरह ना हो, गैंग वॉर्स ना हो, ऐसा नहीं करना। तो ठीक है, तब चल रहा था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है उन पे। और देखो, जिस जगह हम हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खाली दिखेगी, बिल्कुल अंधेरी दिखेगी। और पता नहीं भाई, यहाँ कब कौन उँगली कटा हुआ आदमी आ जाए। और उँगली कटे हुए का मतलब आप समझ रहे हो, आपने देखा होगा मूवीज़ में, जब ये याकूज़ा जो गैंग था, अगर वो अपने बॉस से, क्योंकि उनका एक बॉस होता था, कई बॉस होते थे, एक के ऊपर एक होते थे। उनका अगर कोई मेंबर होता था और वो कुछ गलती करता था, तो वो अपने बॉस को गलती की माफ़ी माँगने के लिए अपनी छोटी उँगली काट के दे देता था। और कहते हैं कि भाई अभी भी यहाँ पर इस एरिया में बहुत उँगली कटे हुए लोग दिखते हैं और वो स्टिल एक्टिव मेंबर हैं। ये बिल्कुल हल्का एरिया माना जाता है। और कहते हैं कि अगर इस एरिया में आप रह रहे हो, तो भाई जो ये अच्छे लोग हैं ना, वो आपसे दोस्ती भी तोड़ देते हैं सम टाइम। और जापान में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि भाई अगर आप अच्छे एरिया में नहीं रह रहे, अच्छे नहीं हो, तो दोस्ती यारी भी ख़त्म और आपको बुरा माना जाता है। और इस एरिया में रहने वालों के साथ कुछ अलग ही ट्रीट किया जाता है, मतलब कि ऑफिसेज़ में भी उनको ढंग से बात नहीं होती उनके साथ। तो कुछ इस तरह से जापान का कल्चर है। और ये जो एरिया, ये बिल्कुल लो इनकम वाला एरिया माना जाता है। फिर भी साफ़-सफ़ाई पूरी है। ऐसा नहीं है कि लो इनकम वाला एरिया है तो गंदगी होगी, साफ़-सफ़ाई सब कुछ ठीक है। और देखा भाई, कितनी रौनक होती है बाहर, और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा शांति है। मैं फिर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डर नहीं है जापान में, कोई छीना-झपटी, किसी तरह की ऐसी वारदातें नहीं होती। और जो जेंटलमैन से मैं फिर कह रहा हूँ, और उनसे डर के नहीं कह रहा हूँ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, ना कोई खड़ा है यहाँ पर, ठीक है? वो भी कभी ऐसी छुट-भैया पता नहीं करते थे। उनके काम क्या थे और क्या हैं। जेंटलमैन्स का जो मेन काम रहा है, वो नाइट क्लब्स और ब्रोथल्स और ब्लैकमेलिंग भी। बड़े-बड़े नेताओं का या जो भी पॉलिटिशियन यहाँ के हुआ करते थे, उनका कोई ना कोई लूप पोल पकड़ लिया और ब्लैकमेलिंग उनसे करते रहे। तो ये उनका मेन काम रहा है, गैम्बलिंग। जो भी गैम्बलिंग है, उनमें उनके पैसे हैं। और आज 80% उनका पैसा जो है, वो प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। तो गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, नाइट लाइफ वगैरह, ब्रोथल, ये जो भी टेढ़े काम होते हैं, उनमें उनके पैसे थे और आज भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये सब बिल्डिंग्स जो हैं, वो लो इनकम ग्रुप वालों की हैं। और इन एरियाज़ को जापान में, मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। मतलब लोग मुँह बनाते हैं, "अरे! तू इस एरिया में रहता है? अच्छा।" ये जापानीज़ लोग आपस में, ये ऐसा मुझे गाइड ने बताया था। अंधेरी गली से थोड़ा-सा हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ से भी शुरू होती हैं बहुत सारी बातें। भाई थोड़ा-सा लगता है डर इन गलियों में। ऐसे देखो, ये वही लोग हैं अनहाउस स्टाइल के। इन अंधेरी गलियों में चलते-चलते सामने से उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान से, कौन पता नहीं आ जाए। हालाँकि मैं फिर बार-बार कहूँगा, जापान बहुत सेफ जगह है। सिविलियन को कभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अगर आपके हाथ में कैमरा है, फिर बोलूँगा कि नहीं पता कि कौन आ जाए। और एक ये है शिंटो टेम्पल, जो हमारी जर्नी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन कल हमें गाइड ने दिखाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शिंटो के बारे में आप समझ ही गए होंगे। शिंटो धर्म मैंने बताया था अभी भी, और पहले भी वीडियोज़ में दिखाया है कि शिंटो जो है, वो सबसे पहला धर्म था जो जापान में आया, जिसमें ये प्रकृति की पूजा किया करते हैं। हिस्ट्री में भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ये बात। और ये है शिंटो टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर ओसाका में, पूरे जापान में। क्योंकि यहाँ हर साल एक रिचुअल होता है, यहाँ हर साल एक फंक्शन होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और
उस फंक्शन में यहाँ पर ये पौधा है एक छोटा सा, और उसको यहाँ पर आकर लोग परचेज़ करते हैं, जिनसे उनके बिज़नेस में और उनकी हेल्थ में प्रोग्रेस होती है। और ये जो जगह है, जो आप टेंपल देख रहे हैं, ये है इन गॉड का। ये ऐसी मान्यता है कि शिंटो धर्म में जब ये पैदा हुए तो यहाँ पर ये जेलीफ़िश की तरह पैदा हुए थे, और इनके माता-पिता ने इनको पानी में फेंक दिया था कि भाई ये जेलीफ़िश है, और ये लाखों साल ट्रैवल करते रहे उस पानी में, समुद्र में, और फिर एक दिन प्रकट हुए तो इस फ़ेस के साथ प्रकट हुए। आप ये समझ लो कि ये यहाँ के धनपति कुबेर हैं। ये एक ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेडिशन है यहाँ का, कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे कि सेगा, पैनासोनिक, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके हेड्स यहाँ आते हैं और अपनी कंपनी के लिए दुआ माँगते हैं। भाई मैं डर गया यार। पता नहीं, एक तो वैसे ही कल उन्होंने बहुत डरा रखा था, या डरने की बात है। ये एकदम पीछे से आई और इनके साथ एक बिल्ली थी, एकदम ही निकल के आई पूरे काले कपड़े में बिल्ली के साथ। उस बम पूरे हैं मेरे। एक तो ठंड हो गई है, ऊपर से एरिया ऐसा, ऊपर से कहानियाँ ऐसी हैं यहाँ की। अभी तो हम नॉर्मल घूम रहे हैं, चलो अंधेरी गली में घूम रहे हैं, खैर। और भाई आगे जाके जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत अलग दिखने वाली हैं, बहुत कुछ अलग है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए हम, ये समझो आप। और आगे आगे जाके फ़ोन भी हाथ में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और देखो, जापान को हमेशा आपने देखा होगा चमकती हुई बिल्डिंगों के साथ। जापान में इस तरह का एरिया भी है, और ये एरिया बहुत पास में है, बहुत दूर नहीं है मेन एरिया से। ये ओसाका के बीचों बीच है, जहाँ पर इस तरह की बिल्डिंगें भी दिखेंगी जो बिल्कुल झुग्गी स्टाइल में है, और ये सब लो इनकम ग्रुप वालों के घर हैं। और अब जिस एरिया में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसके बाहर बहुत बड़ा एक पुलिस स्टेशन है। और जापान की एक और बात बताऊं, यहाँ की ट्रांसपेरेंसी देखो आप। यहाँ लिखे होते हैं टोटल जो भी हादसे हुए हैं पूरे ओसाका में 81, 0 मर्डर, मतलब मरने वाले की कोई संख्या नहीं है, और 89 लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। जितने भी एक्सीडेंट या कोई भी हादसे हुए हैं, उनमें जितने लोग इंजर्ड हुए हैं ओसाका पूरी सिटी में, तो वो बोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले रहता है, कोई भी देख सकता है। और इस तरफ होते हैं भाई जो ये क्रिमिनल लोग वगैरह हैं, उनकी फ़ोटोज़। और हाँ, कल जब मैं आया था तो यहाँ पर 0 की जगह 1 था। इट मीन्स यहाँ पर एक डेथ हुई थी, एक मर्डर हुआ था, और खुदकुशी को भी यहाँ मर्डर माना जाता है। और किसी भी तरह कोई मरा, मतलब एक्सीडेंट में भी मर गया, तो भी मर्डर माना जाता है उसको यहाँ पर, ऐसा गाइड ने बताया था। बाद में खुलते खुलते चीज़ें खुलती हैं, लेकिन पहली नज़र में वो मर्डर है। और अब हम एंट्री कर रहे हैं ओसाका शिनसेकाई में। वैसे तो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरह से और जो स्ट्रीट्स यहाँ की पॉपुलर हैं, ऐसे ही ये ओसाका शिनसेकाई बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर सोवेनियर शॉप हैं और खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत दुनिया यहाँ आती है। और ये बहुत ही पुराना एरिया है, 1912 में ये एरिया बना था। और अगर आप इसे गौर से देखोगे और उस टावर को गौर से देखोगे जो 1912 में ही बना था, तो थोड़ा थोड़ा पेरिस के आईफिल टावर की फील देगा। और ये एरिया भी इंस्पायर्ड था पेरिस से, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ये एरिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, और फिर 1956 में दोबारा इस एरिया को रीबिल्ड किया गया। ये देख रहे हो बिल्डिंग जली हुई दिख रही है ना, साथ वाली बिल्डिंग बिल्कुल सही, ये जली हुई है, ठीक है। शॉप नीचे, ठीक है, ऊपर जली। और नेक्स्ट देखो, ये शॉप के ऊपर भी आपको बिल्डिंग जली हुई दिखेगी। और ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि इन्होंने, इस दुकान वाले ने बहुत पैसा कमाया। कोविड के बाद बहुत बूम आया था टूरिस्ट का जापान में, और इस सवीनियर शॉप वाले ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जेंटलमैन्स को कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने यहाँ आग लगा दी। और ये देख लो कितना एक मेन एरिया है जापान ओसाका का, और यहाँ पर भी ये कहानियाँ अभी भी प्रचलित हैं, और अभी भी ऐसा हो रहा है। आगे चलते चलते जब हम चलेंगे तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। चलो वापसी चलते हैं हम बैक स्ट्रीट्स में, और यहाँ की एक अलग कहानी है। इस जिस स्ट्रीट में हम जा रहे हैं, इसमें जितने भी बार हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो LGBT कम्युनिटी के हैं। तो जापान में LGBT कम्युनिटी भी काफ़ी है। और ये देखो बहुत से हम देखेंगे मेंस ओनली बार भी हैं। एक मैं खुल देख लो उनका तरीका क्या है, बिल्कुल बंद होते हैं, बिल्कुल अंदर बंदे बैठे हैं 2-4, बिल्कुल बंद है। यहाँ पर शेम कल्चर तो है, शाय कल्चर भी बहुत ज़्यादा है जापान में, बहुत ज़्यादा शाय हैं ये लोग ना, बंद करके बिल्कुल हर चीज़। कहीं देखो आपको लगेगा ही नहीं, बाहर लिखा है, क्या लग रहा है बाहर कोई शोर शराबा नहीं आएगा। अच्छा, कराओके का बहुत ज़्यादा सिस्टम है यहाँ पर। तो वेलकम ओपन किस स्टाइल में बना हुआ है ना। इंग्लिश English. Okay, gay bar. गे बार ओके Okay. नो 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 आई एम नॉट गे Gay the night. गे ओनली
बाय बाय, गुड नाइट। तो भाई गलत जगह एंट्री कर गए थे हम तो। 1,000 का एक ग्लास है भाई विस्की का, बैठने के लिए दे दिया है। अच्छा ये गाना गाने हैं ना, इसके बाद कुछ ये स्कोर सा आता है इनका, ये भी पता नहीं क्या। पर रजिया फंस गई गुंडों में आज। और यार सुनो, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है ना, ये ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। बाकी देखो दुनिया में हर तरह की का सिस्टम है ना। ओके फ्रेंड्स, अरियातो, यू आर अ गुड मैन, लव यू, See you again. सी यू अगेन, श्योर। देख रहे हो भाई साहब, इन शांत गलियों में क्या हो रहा है। शेम कल्चर और शाय कल्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दिखेगा। कितना पैक है ना ये दरवाजा, देखो कितना पैक है जहाँ से हम अभी निकले हैं। और देखो ना तो मैं जजमेंटल हो रहा और ना ही मैं किसी को डिफेंड कर रहा, लेकिन जो ये लोग होते हैं ना एलजीबीटी कम्युनिटी के, ये लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं भाई। बड़े प्यार से उन्होंने गाने वाने गा रहे थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे बेचारे। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बार बार कहूँगा, और जजमेंटल नहीं हूँ ये भी कहूँगा। और हम इसलिए घुस जाते हैं कहीं भी क्योंकि मल्होत्रा साहब जो हैं वो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन इसलिए है, देखो दादाजी पैदा हुए पंजाब में, पिताजी माताजी पैदा हुए हरियाणा में, मल्होत्रा साहब पैदा हुए दिल्ली में। बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है मेरे अंदर, बहुत ही खतरनाक ब्लड है। तो इसीलिए कहीं भी जाने से डर नहीं लगता। और भाई जीवन में जो होगा वो तो होगा, तब की तब देखेंगे। और उसके अलावा ये जो लाखों लोग स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं ना, इनकी ताकत मेरे साथ है। बैक स्ट्रीट में वापस चलते हैं और एक और जगह देखते हैं। ये देखो, ये जगह देख रहे हो, नॉर्मल लग रही है बाहर से, लेकिन ये एक नॉर्मल जगह नहीं है। अब एक चीज़ देखो, टैटू नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा क्यों? आपको ध्यान होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, आपने सुना होगा, जो जेंटलमैन है उनके पूरे शरीर पे टैटू हुआ करते हैं, और वो उनकी निशानी भी हुआ करती है, और वो उनकी लॉयल्टी की निशानी हुआ करती है। क्योंकि टैटू बनवाना एक टाइम में लॉयल्टी की निशानी इसलिए था बिकॉज के भाई उसमें दर्द था, उसमें एक मतलब लॉयल्टी दिखानी होती थी कि यार हम आपके लिए दर्द सह सकते हैं, इसीलिए पूरे शरीर पे टैटू बनवा लेते थे। जब सरकार ने उन्हें कंट्रोल करना शुरू किया तो जो टैटू वाले लोग थे उनको किराए पे घर देना बंद कर दिया लोगों ने, उनके बैंक अकाउंट खुलने बंद हो गए, उनको सोसाइटी से ख़त्म करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन वेलकम टैटूज एवरीवन, प्लीज़ कम इन। अब यहाँ टैटू वाले लोगों के लिए स्पेशल बात हो रही है। इसका मतलब आप समझो कि आज भी बैक स्ट्रीट्स में और बैक में कहीं कुछ चल रहा है। और ये जगह है एक हमाम स्टाइल, एक बात है ये। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने हो सकता है फिल्मों में देखा हो, यहाँ पर अगर कोई जेंटलमैन आता है तो अपने कपड़े उतार के आते हैं वो लोग, क्योंकि वो दिखाते हैं कि यार हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम ऐसे ही आए हैं। तो यहाँ पर मीटिंग करते हैं वो लोग, पूरे कपड़े उतार के बाथ में चले जाते हैं, पूल में चले जाते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं ताकि सेफ रहें। कोई भी हथियार नहीं है, एक दूसरे को कोई हार्म नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो इस तरह से कल्चर है। और देखो ये बैक स्ट्रीट्स में क्या हो रहा है। सारी दुनिया सोच रही है कि बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ उजाला है, लेकिन उजाले के पीछे एक ये भी सच्चाई है जो आज भी जापान में एग्जिस्ट करती है। और अब बैक स्ट्रीट्स में चलते हैं आगे। अभी जो मैं जगह आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत कॉमन है, वो है रेस्ट रूम यार। वाटर रूम लिखा हुआ देखो। यहाँ कल हम आए थे, हमारे जो गाइड थी उन्होंने कहा था कि भाई किसी को अगर रेस्ट रूम जाना है तो वो जा सकता है। और एक और बात देखी थी उसके बाद यहाँ पर, पहले तो ये विस्की की बोतल देख लो 4 लीटर, और सिगरेटें। और ये जो क्रीपी सा प्लेस है ना पीछे, समझ लो कैसे कौन बैठे होंगे यहाँ पर, जेंटलमैन्स। और जो हम आगे दिमाग देखने वाले हैं ना इनका, पहले तो ये वेंडिंग मशीन देख लो उस दिमाग के लिए। ये आपने जापान की हर वीडियोस में देखी होंगी, ठीक है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पूरे जापान में लगभग 50 लाख ऐसी मशीन्स हैं, वेंडिंग मशीन्स। और आगे देखेंगे, अभी इसमें भी देखो इन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है। सबसे पहले देखते हैं, सामने दिख रहा है हमें मूवी हॉल, थिएटर कह लो, मूवी हॉल कह लो। और ये बहुत पुराना है। और इन्होंने ट्रेडिशन को बचाने के लिए देखो क्या कर रखा है कि पेंट करके जो भी मूवी आती है उसका पोस्टर लगाते हैं। मतलब आने वाला कोई भी थिएटर का ड्रामा होगा, कुछ भी होगा, उसका पोस्टर लगाएंगे ये पेंट करके। पेंटिंग है ओरिजिनल, ठीक है, हर चीज़ पोस्टर वगैरह पेंट किया हुआ है हैंड पेंटिंग स्टाइल में।
दे रखा है और वो फोटो वाला स्टाइल थोड़ा कम ही यूज़ करती हैं। और ये बहुत पुराना है, ये 1930-32 ऐसे ही समथिंग टाइम का है मूवी हॉल। लेकिन पीछे देखो, क्योंकि आप ना फ्रंट पे फोटो नहीं लगा सकते ऐसी। सॉरी भाई बच्चों, अगर देख रहे हो वापस चले जाओ। लेकिन बड़े ये चीज़ देख लो, क्योंकि हम जिस जापान को बहुत ही अच्छा समझते हैं, उसको देखो ये क्या हो रहा है। बैक में क्या लगा रखा है, यहाँ पर अडल्ट मूवी वगैरह चलती हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से ये अडल्ट मूवी वगैरह यहाँ पर चल रही हैं। तो फ्रंट में आप जो है नहीं लगा सकते कोई भी न्यूड पोस्टर या कुछ भी, बट इन्होंने क्या किया, फ्रंट पे लगा दिया सारा सीधा सीधा काम, और बैक में इन्होंने दिखा दिया ये कि यहाँ पर पुराने ज़माने से जो काम होता है वो आज भी हो रहा है। तो बैक में ये पोस्टर लगे हुए हैं, फ्रंट में तो फ्रंट में अगर नहीं है तो बैक की कोई दिक्कत नहीं है, कानून भी कहता है, और सारा सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है यहाँ। ये है जापान आपके लिए। और भाई इस वक्त हम उस एरिया में हैं जहाँ पर प्रॉपर जेंटलमैन्स का सिस्टम चलता है। सारा एरिया जेंटलमैन्स का है यहाँ पर। उसकी एक वजह आपने देख ली कि अगर थिएटर में मूवीज बैक स्ट्रीट में चल रही है दूसरी तरह की, तो कौन चलवा रहा होगा? गवर्नमेंट शुरू से ये कहती आई है भाई रोड पे मतलब शांति रखो, ठीक है, और सिविलियंस को कुछ नहीं कहना, तो ठीक है। जब तक हमारे को रोड पे हल्ला गल्ला नहीं दिखेगा, सिविलियन रोता नहीं दिखेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बहुत बड़े एक्शन में आएंगे। 1950 से लेके 1992 तक बहुत बड़ा जेंटलमैन्स का राज रहा। उसकी वजह थी क्योंकि आपको पता है कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में परमाणु बम के अंडर में आया, और 1945 में पहला जो परमाणु गिरा वो जापान पे गिरा, और मतलब पहला और लास्ट, और होप के वो लास्ट ही हो। और उसके बाद सारी अव्यवस्था फैल गई, और ये जो जेंटलमैन से ये पावर में आ गए और सारा सिस्टम पावर में चलता रहा। लेकिन 1992 में जब जापान बहुत तरक्की कर गया तो इंटरनेशनल प्रेशर फिर से आया, और यूएस और यूके, फ्रांस, इन देशों ने कहना शुरू किया कि भाई अगर तुम्हें वाकई इंटरनेशनल पावर बनना है या मतलब धंधा करना है अच्छे से, तो ये जो आपकी यहाँ पर जेंटलमैन गिरी है इसे ख़त्म करो। तो फिर जापान गवर्नमेंट ने इस जेंटलमैन गिरी को ख़त्म किया, लेकिन जेंटलमैन गिरी बैक स्ट्रीट में चलती रही। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ है, ये देखो। जापान में 20 साल से नीचे वाले को अलाउड नहीं है कोई भी अल्कोहल लेना। उसके लिए हमें प्रेस करना पड़ता है अपना आईडी, मतलब कि अगर जापानीज आईडी है तो वो प्रेस करना। और हमने कल ट्राई किया था यार अपना डीएल, आपने वो वीडियो देखी होगी। ये इसमें अल्कोहल है 5%, ये असाही है सुपर ड्राई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आके किसी भी उम्र का बंदा यहाँ से अपना अल्कोहल ले सकता है। ये है डार्क साइड ऑफ जापान। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई अगर ज़्यादा रोकेंगे, जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे उतनी चीज़ें ये बढ़ेंगी, तो गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है। तो देखो अगली निशानी, तो जापान की बैक स्ट्रीट्स में आज भी अडल्ट सिनेमा चल रहे हैं, और विदाउट एनी आईडी यहाँ पर अल्कोहल ली जा सकती है। और अगर 7-Eleven वगैरह में कोई जाएगा या फैमिली मार्ट में कोई जाएगा जो जापानीज़ है, टूरिस्ट नहीं, जो जापानीज़ है, उसको आईडी के बिना कुछ भी नहीं देंगे। और देखो बाहर निकलते कितना चमक आ जाती है, और ये गलियां देखो कितनी क्रेपी सी लगती हैं। और अंदर देखा, वो देखिए मशीन क्यों बंद कर रखा है, क्योंकि सिस्टम जो है जेंटलमैन्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सिस्टम चलता है बैक स्ट्रीट से। और वो बैक स्ट्रीट्स ऐसे है कि भाई यहाँ पर जो है, जैसे ये बंद होते देखिए हमने मशीन पे ना, तो मशीन जो बंद है वो डायरेक्ट जेंटलमैन का काम नहीं दिखेगा, उसमें डायरेक्ट दिखेगा जो डिस्टिलरी वाले हैं जो बनाते हैं उनकी, या गवर्नमेंट की सेटिंग दिखेगी। तो जो जेंटलमैन है उनका नाम आना बहुत कम कर दिया गया। और एक ज़माना था 1950 से लेके 1992 तक का, जब इन जेंटलमैन्स की जो ऑफिस थे उनके आगे बोर्ड लगे होते थे, विजिटिंग कार्ड बने होते थे इन लोगों के कि भाई ठीक है हमारा विजिटिंग कार्ड है। लोग तो इतने पावरफुल थे, तो आज सिस्टम ने इनका नाम तक आना बंद कर दिया। और वो भी चाहते हैं कि हमारा नाम ना आए, बिकॉज उन्हें अपने बिजनेस करने हैं, उन्हें अपना जो सिस्टम है वो चलाना है। इसलिए वो नाम तो आज नहीं परवाह करते, बट वो परवाह करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहे। खैर हम पहुँचे हैं अगली एक जगह पर, जो एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अलग है, और ये है शिनसेकाई स्ट्रीट का दूसरा हिस्सा। एक हिस्सा हमने देखा था जो था इंस्पायर्ड पेरिस से, और ये हिस्सा है इंस्पायर्ड
न्यूयॉर्क से शिनसेकाई जो है स्ट्रीट बहुत ही फेमस है, बहुत ही टूरिस्ट आता है यहाँ पर। हैपनिंग स्ट्रीट, और हैपनिंग स्ट्रीट के पीछे का सच आप जान रहे हैं जो आम टूरिस्ट नहीं जानता। और अगर बात होती है बैक स्ट्रीट की, तो बैक स्ट्रीट की गलियों में बैक स्ट्रीट स्टाइल के कपड़े भी मिला करते हैं। ये देखो जैकेट्स खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही स्टाइल है, बच्चों तक की भी हैं ना। और मैं भाई फिर कहूँगा कि ये गलत जगहें नहीं हैं, ये तो बहुत टूरिस्ट प्लेस हैं। और कभी भी जेंटलमैन्स ने आम आदमियों को कभी भी कुछ नहीं कहा। और एक ज़माना होता था जब ये पावर में थे जेंटलमैन्स, 1950 से 1992 तक का, उस टाइम पर भी अगर किसी सिविलियन को कुछ कहा जाता था, कुछ मेरे को ध्यान नहीं है इनकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, ओयाबुन ओयाबुन तो कहते थे, जो ऑनर होता था, जो बॉस होता था, उनका जो स्टूडेंट होता था, जो भी मतलब गैंग का छोटा मेंबर है, एक बॉस होता था और एक जो नॉर्मल मेंबर होता था, अगर वो किसी आम सिविलियन को कुछ कह देता था तो उसको सजा दी जाती थी और वो माफ़ी मांगता था। और वो माफ़ी क्या होती थी, वो माफ़ी के बदले वो अपनी छोटी उंगली काट के अपने बॉस को देता था या उनको देता था। तो ये प्रथा जो है डिसिप्लिन की और लॉयल्टी की, ये चलती आ रही है बहुत सालों से। Jaha, då det var säkert av det priska och det inte. ये भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, बट हम अपनी बात को करते हैं तो इन गलियों में यही सिस्टम मिलेगा। और अभी जो आने वाली जगहें हैं वो और डिस्टर्ब हैं थोड़ी सी। अभी हम मेन एरिया में तो घुसे ही नहीं, अभी तो आप थोड़ा सा ये देख रहे हो कि हाँ अभी थोड़ी सी परछाई सी आ रही है, ये समझ लो। अभी तो आने वाला जो एरिया है वो आपको दिखाएगा हाँ यार कुछ है गड़बड़। और इस एरिया में जगह जगह पुलिस की प्रेजेंस दिखेगी। पुलिस बहुत स्ट्रांग है, जापान बहुत सेफ है। बट ये देखो ये बेचारे होमलेस, लेकिन जापान में कहते हैं कि भाई ये जो होमलेस हैं ये 3000 हैं, बट 3000 से बहुत ज़्यादा हैं ये लोग। इनकी तरफ कोई कैमरा करना ठीक नहीं है। और यहाँ पर देखो, ये हमारी गाइड ने कल दिखाया था कि यहाँ पर अपना आईडी लगाना पड़ता है, हाउ ओल्ड आर यू। ऐसे ही वो मशीन वहाँ पर थी पीछे, बट वहाँ पे वो ढक दी गई थी कि भैया ले लो जो लेना है। बट अगर कोई चीज़ ओपन में है तो उस पर वो मशीन काम कर रही है, अगर बैक स्ट्रीट में है तो ठीक है चल रहा है काम। और उसके अलावा ये देखो, ये है जेंटलमैन्स के मेन काम। गैम्बलिंग लीगल है इस तरह की जापान में, ये मशीन्स वगैरह, लेकिन उसका भी एक हैक निकाला हुआ है इन्होंने। ये मशीन में जो भी अर्निंग होती है, मतलब जो भी सिक्के वगैरह निकलते हैं, वो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, बॉल से निकलती हैं, कुछ उसके पैसे नहीं मिलते डायरेक्ट। उसकी जगह ये देखो ये सामान मिलता है, शैम्पू वगैरह, इस तरह का सामान ये लोग दे देते हैं। ओके सॉरी, वीडियो बनाने से रोक दिया गया। एक्चुअली ऐसी जगहों पे वीडियो बनाने देते भी नहीं। और मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ से जो भी निकलता है इनाम, उसकी जगह ये दे देते हैं शैम्पू वगैरह जो पड़े थे। और इधर जाकर एक ऊपर जगह है जहाँ पे वो शैम्पू वगैरह खरीद लिए जाती हैं। मतलब अगर हम वहाँ से जीतेंगे कुछ तो यहाँ आके उसे कैश करा सकते हैं, शैम्पू वगैरह को बेच सकते हैं। ऊपर चल के वो भी जगह देखते हैं, क्योंकि कल हमारे गाइड ने ये बात बताई थी। भाई जगह क्या दिखाएं, कैमरे इतने खतरनाक लगे हुए हैं ऊपर। और गाइड बता रही थी कि अब तक जैसे ही हम इस एरिया में चलते हैं, हम किसी ना किसी नज़र में आ चुके होते हैं। और भाई मैं किसी को डरा नहीं रहा, एज अ टूरिस्ट हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने पहले भी बताया कि कभी भी किसी सिविलियन को और किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई है जापान में। और नेक्स्ट जिस एरिया में हम जा रहे हैं ये है निशिनारी। ये मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया है, जिनकी हम बात कर रहे हैं जेंटलमैन्स की, उनकी सारा ही एरिया उनका है, जहां हम लास्ट भी पीछे घूमते हुए आए हैं। बट ये मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया है, यहाँ पे जो भी सिस्टम है सारा उनके अंडर चलता है। मसलन अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये करवा के बार वगैरह हैं छोटे छोटे। यहाँ पे एक और सिस्टम है कि भाई इन बार्स में जाएंगे और वहाँ लड़कियाँ बैठी होंगी और वो कहेंगी भाई गाने के एवज़ में कुछ ड्रिंक पिला दे। और वो पूरे वर्ल्ड में होता है, ये जो रिवाज है ना पूरे वर्ल्ड का है, वो रिवाज यहाँ भी है कि अंदर जाएंगे आप और लड़कियाँ आ जाएंगी कि भाई एक ड्रिंक पिला दे। और उनकी जो ड्रिंक होगी वो होगी आपसे 10 गुना ज़्यादा की। जैसे अब ये लड़कियाँ खड़ी हैं ना, ये गुस्से कहेंगी भाई ड्रिंक पिला दे, गाना गा देंगी हमारे लिए। और ड्रिंक हम अगर पी रहे हैं 400 की, तो इनकी ड्रिंक का बिल होगा 4000 का। आप 800 की पी रहे हो तो 8000 की पी लें, 5000 की पी लें। ये इनकी दया है कि कितना बख्शें आपको। तो जब बिल आएगा तो वो कुछ अलग किस्म का आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 99% या 90% ऐसा ही होता है।
कुछ अगर आपको पता है ऐसी बातें और आप संभल के चलेंगे तो फिर हो सकता है कम में भी छूट जाए, या चलो नॉर्मल आप कहोगे यार ठीक है इतने रुपए मैं देता हूँ तो गागू दे, पहले ही कुछ कर लो बात तो ठीक है। खैर हम चलेंगे बैक स्ट्रीट्स में, फिर अंधेरी गलियों में घुस रहे हैं हम। और अगर भाई मेरे घर वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना बच्चों की जगह, वो भी मुझे जाते ही सुनाने वाले हैं कि बेटा थोड़ा रिस्क कम लिया कर। मेरी माता पिताजी, खैर मेरे पिताजी तो मेरी ताकत है, सबसे दिलेर आदमी दुनिया में अगर कोई मैंने देखा है ना तो मेरे पिताजी हैं। और भाई पिताजी का नाम लेते पीछे से आवाज़ आई है, वैसे तो ताकत पूरी आ रही थी उनका नाम सुनते ही, लेकिन पीछे से आवाज़ भी आ गई। हर जगह लाइट जल जाएगी ऑटोमेटिक, और हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। कोई भी 1 इंच भी यहाँ जगह ऐसी नहीं है जहाँ कैमरा ना लगा हो और कोई ना कोई आपको ना दिख रहा हो। ये वो एरिया है जो सबसे सेंसिटिव है ओसाका में। और ये देखो ये बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर जो अबेंडेंड है, जो बंद है। और किस लिए बंद हुई होंगी समझो, जो जेंटलमैन्स हैं वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस एरिया की इतनी बदनामी है कि यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता। ऐसे ही छूट जाते हैं इतनी महंगी जगहों पे अपने घर। ओसाका के सेंटर से बिल्कुल पास में है ये जगह। ये देखो, ये देखो सीलिंग। ये क्या होता है कि जो यंग बच्चे हैं वो इस एरिया में रहने ही नहीं चाहते, क्योंकि इस एरिया में अगर वो रह रहे हैं तो जमाना उनको मतलब नकारा सा कहता है, समझ रहे हो, कि यार तू कैसे रह रहा है इस एरिया में, वो तू वहाँ रहता है। हो सकता है फिर लोग उनसे बात भी ना करें, तो वो इन एरिया में रहना पसंद नहीं करते और अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ जाते हैं। भाई सॉरी, सामने से कोई आता भी दिख रहा ना तो मेरे को इंस्ट्रक्शन थी कि भाई यहाँ पर तो फ़ोन भी नहीं निकालना, संभल के बात करनी है। खैर कोई नहीं। तो ऐसी बिल्डिंगें जापान में बहुत सारी, देखो लटके भी देख लिया बंदे ने। हम भी निकलते हैं भाई, इन गलियों में कितनी शांति है। और आप बिलीव करोगे टाइम क्या हुआ है, सिर्फ 9 बजे हैं, कितनी शांति हो गई है। कल भी कुछ इस तरह से कहानी सुनाई जा रही थी। एक्चुअली देखो टूर गाइड तो उस हिसाब से बताते हैं बेचारे कि भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें बातों को, लेकिन जगह को देखते हुए इंटरेस्ट आ भी रहा था और वो बातें ठीक सी भी लग रही थी। जैसे उन्होंने बताया कि भाई आप ये ध्यान रखना आपको कोई ना कोई देख रहा है तो उस तरह से बिहेव करना। और फिर इन तरह के घर दिखाए कि भाई ये बंद पड़े हैं तो इनकी कोई वजह है। अब क्या है, यहाँ पर घर इतने सस्ते हो गए हैं कि यहाँ पर लोग जो रिस्क ले सकते हैं वो लेते हैं। और वो रिस्क क्या लेते हैं, जैसे ये देखो सस्ता घर खरीदते हैं, उसे एयरबीएनबी बना देते हैं। ये एयरबीएनबी बना दिया किसी ने, और टूरिस्ट को क्या पता कौन सा एरिया उसे सस्ता दिखता है। समटाइम होते हैं ना हमारे वाले जो सस्ता देखते हैं, ओ यार ये सस्ता दिख रहा हो यार, लोकेशन ठीक ही है और बढ़िया है, बट उन्हें क्या पता क्या बैक स्ट्रीट्स में चल रहा है। तो इस तरह की लोकेशन पे एयरबीएनबी बना के लोग छोड़ देते हैं। सस्ती जगह है और बनाने का खर्चा महंगा है। यहाँ पर बंद होने की एक और वजह भी है जो ये घर बंद पड़े हैं, क्योंकि आप समझो कि एक हल्के एरिया में जहाँ पर कोई रहना भी पसंद नहीं करेगा, वो क्यों बनाएगा कोई बंदा उस घर को जहाँ पे बनाने का खर्चा ज़्यादा हो, ज़मीन की कीमत कम हो, और उसकी बजाय वो कहीं बाहर कुछ पैसे मिला के घर ले सकता है ठीक सी जगह पर। तो ये सिस्टम है। और आगे देखो कुछ इस तरह के घर भी हैं यहाँ पर, जो जैसे यहाँ पर एक बारी बहुत बड़े बड़े भूकंप आए हुए हैं। तो एक भूकंप आया था 2011 में आई थिंक, और हरिकेन्स जो आते रहते हैं, तो बंदे ने क्या किया कि जो भी कूड़ा करकट हरिकेन का आया उससे अपना फ्लोर ही बना दिया ऊपर। तो इस तरह की झुग्गियाँ भी हैं जापान में। ये देखो एरिया, ये भाई पिताजी और माताजी ना देख रहे हो बस इस वीडियो को, नहीं तो डांटेंगे। हालांकि कल तो मेरे साथ ग्रुप था, आज मैं अकेला हूँ। ये देखो उन्होंने बताया था कि जापान में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखेंगे कि ये देखो इस तरह की चीज़ पे अगर किसी आम जगह पे ये जब होना काम तारे निकली हों तो बहुत बड़ा फाइन है। लेकिन इस एरिया को इस तरह निगलेक्ट किया हुआ है कि गवर्नमेंट भी यहाँ ध्यान नहीं देती। और भाई अब शोर सा आता है ना कुछ भी, तो इतनी अंधेरी गली में मुझे भी डर लगता है। हालांकि मैंने बताया कि अपन बड़ा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है, फिर भी किसी ऐसी जगह पे देखो वॉशिंग मशीन्स रोड पे हैं, देख रहे हो। ये भाई जापान का मैंने भी चेहरा नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना सोचा होगा शायद जापान का ऐसा भी रूप है। क्योंकि हम जापान को जब भी देखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चमकता दमकता टेक्नोलॉजी, इन नामों से देखते हैं। और ये देख लो इन गलियों के रोडों की हालत। ये है बैक स्ट्रीट ऑफ ओसाका जापान। हाँ एक चीज़ और है भाई कॉमन, ये मशीन ज़रूर मिलेंगी हर कोने में। खतरनाक जगहों से चलते चलते
अब जो सामने एरिया दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अभी जिस एरिया में हम हैं ये एरिया बिल्कुल जेंटलमैन्स का है और ये बिल्कुल जो होमलेस लोग होते हैं उनका एरिया है। और ये वो भी एरिया है जहाँ पर जापान के अनआइडेंटिफाई लोग रहते हैं। यहाँ पर अनआइडेंटिफाई का मतलब ये होता है कि सोसाइटी से जो लोग शेमफुलनेस की वजह से निकल जाते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी चली जाए तो कहते हैं कि भाई नौकरी चली गई, ओ यार तू तो निकम्मा होगा, तेरी नौकरी चली गई, तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। माँ बाप भी बोलने लग जाता हूँ नौकरी चली गई, तूने तो कोई ना कोई पंगा किया भाई। तो ऐसे लोग शेमनेस की वजह से, शेम की वजह से इस एरिया में आके रहने लग जाते हैं। इस एरिया को कहते हैं निशिनारी। और ख़तरनाक कुछ नहीं है, मैं फिर कहूँगा जापान बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं रह गया और कभी भी नहीं था आम सिविलियन के लिए और आम टूरिस्ट के लिए। हालांकि मैंने आपको हिस्ट्री का वर्णन किया कि हिस्ट्री में जापान 250 साल बाहर की दुनिया से अलग रहा, 1603 से लेकर 1868 तक। यहाँ पर पुलिस भी बहुत रेगुलर चक्कर काटती है और यहाँ पर जो है होमलेस वगैरह लोग रहते हैं। और देखो कहीं ऐसा फिर भी नहीं दिखेगा कि गंदगी है या भिखारी बैठे हैं। आ जा रे ओ मेरे दिलबर आ जा, दिल की प्यास बुझा जा रे। जब भी थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ सी लगे ना, मतलब थोड़ा दिल हल्का पड़ रहा हो बातों से, तो भाई अपने या तो माँ बाप को याद करो या तेज तेज गाना गाने लग जाओ। हालांकि फिर मैं कहूँगा कि भाई जापान में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब कहाँ कोई जेंटलमैन दिख जाए, कौन जेंटलमैन आपको रोक ले ये भी नहीं पता। और जैसा कि कल बताया था कि भाई साहब आपका कुछ नहीं पता, आप हर वक्त किसी की नज़र में चल रहे हो, ये तो कन्फर्म है इस एरिया में। तो अभी हम आगे और जगह जाने वाले हैं जो और थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी यहाँ से। देख रहे हो जापान का ड्रेसिंग सेंस, कोई भी पहनो कुछ भी पहनो सब चलता है। और भाई मैं बोले जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब मैं बोलता रहता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे साथ लाखों लोग चल रहे हैं। और ये देखो अलग सा दिखेगा है ना, कुछ इस तरह का जापान नहीं देखा हुआ। तो भाई मैं बोलता रहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई फिर वही बात है कि लाखों लोग लगते हैं के साथ चल रहे हैं, है ना। इन अंधेरी गलियों में रात को कोई भी पीछे से आवाज़ आ रही है तो लगता है कि कोई आपको देख रहा है या आपके पीछे आ रहा है। ना मैं डर रहा ना मैं डरा रहा, बट कल कुछ उन्होंने बताया वो बातें थी, कुछ हमने सुनी हुई थी, बट ये भी सुना हुआ था कि भाई जापान कभी भी अनसेफ नहीं है। लेकिन हाँ ये एरियाज इतने अच्छे नहीं हैं, ये भी पक्की बात है। देख रहे हो ये साइन वगैरह, ये पुलिस का सिस्टम देख रहे हो, ये जापान में कम देखा हुआ आपने। देख रहे हो इतनी पुलिस कहीं देखी जापान में। जिन एरियाज़ में अभी तक हम घूम रहे थे पुलिस आपको मैंने दिखाई नहीं, ना मैंने देखी थी, एक आध जगह कहीं दिखी, बेचारी बड़ी शांति में खड़ी है। देखो कितना कुछ कांड हो गया भाई, कुछ कांड हो गया, कितनी पुलिस आ गई, कितना सिस्टम आ गया। वो देखो उधर कितनी पुलिस आ गई, इकट्ठी हो गई। भाई इतनी पुलिस तो जापान में मैंने अभी तक इकट्ठे नहीं देखी। और आपने भी आज तक जापान की जितनी वीडियोस देखी होंगी ना, इतनी पुलिस कभी नहीं देखी होगी जापान की वीडियोस में। पब्लिक भी खड़े होके देख रही है क्या कुछ हुआ है। और बताया आपको कि ये एरिया ही ऐसा है। ये सामने आप देखो, ये फिर वही लो इनकम ग्रुप वाला जो है मॉल है, जो भी स्टोर है वो है। चलते हैं अब अपनी अगली जगह पर। ये जो अब आपको आने वाले बार्स दिखेंगे, इनमें कभी नहीं जाना है भाई। कोई जापान आ जाए बिल्कुल मत जाना इनमें। ये वही हैं ज़्यादातर बार यहाँ पर जो कहते हैं कि भाई आ जाओ कराके का गाना सुन लो। कुछ बार ठीक से भी लग रहे हैं और कुछ ऐसे थे जहाँ पर लड़कियाँ आवाज़ मार मार के बुला रही थी। चलो इसमें चल के माहौल देखते हैं। अरे भाई वो चल रही थी प्राइवेट पार्टी। अच्छा ऐसे ही होता है जैसे हमारे वहाँ होता है ना। मैं घुसा, एक तो बोला कह रहा पीले पीले मेरी तरफ से पीले। मैंने भाई पेमेंट कैसे करनी है वो बता, कैश कार्ड। दूसरा बोला कह रहा यार प्राइवेट पार्टी है। वो जैसे हमारे वहाँ होता है ना, हम कहते हैं एक को पीले हेलो बाय बाय गुड नाइट, तो हम जैसे करते हैं ना भाई तू पी ले। दूसरा कहता है यार जाने दे इसको, मतलब जाने देता हूँ, मुझे दूसरा वैसे ही कह रहा था। बट प्राइवेट पार्टी थी और ठीक चल रहा था। यहाँ पर वो बार ऐसा नहीं था। तो कुछ बार ऐसे हैं जहाँ पर जैसे लड़की बुला रही थी बाहर निकल के, तो कभी भाई इस एरिया में आ जाओ। निशिनारी एरिया है, ध्यान रखना। ये डार्ट्स बार वगैरह बहुत सारे बार हैं, तो अगर घुस गए तो 400 के 4000 भी देने पड़ेंगे, और दे सकते हो तो ठीक है एंजॉय करो। और ये देख लो फिर से बैक स्ट्रीट में चलते हैं। जापान का ये हाल शायद ही आपने देखा हो कभी। ये देख रहे हो
ये देखो, ये जहाँ भी चीज़ें लिखी होती हैं कोई ना कोई गड़बड़ है। ये देखो, हवा से नहीं गिरी है, क्योंकि हम भी इतनी देर से घूम रहे हैं, इतनी तेज़ तो हवा ही नहीं आई कि गिर गई हो। देख रहे हो हाल जापान की बैक स्ट्रीट्स का। सो भाई जापानीज फूड भी देख लो। जापान की जो एक मोस्ट फेमस डिश है वो है ताकोयाकी, और ये बनती है एग की जैसी, लेकिन अंदर होता है ऑक्टोपस। तो हम ट्राई करेंगे ताकोयाकी, और हम एक बहुत ही अलग जगह पर हैं। वीडियो अभी मैंने बनाई थी, वो वीडियो करवा दी गई डिलीट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कई जगह पे फ़ोन हाथ में निकालना भी दिक्कत है, और वो चीज़ प्रूफ हो गई मेरे साथ ही। मैंने फ़ोन हाथ में निकाला, थोड़ी सी वीडियो बनाई, बड़ी दूर से बना रहा था, और फ़ोन से वीडियो डिलीट करा दी गई। मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट में खड़ा होकर आपको ये बात बता रहा हूँ ताकोयाकी दिखाते हुए। यस yes. यस Oh. तो ये हमारी डिश आ गई ताकोयाकी। जापानीज फूड मैंने दिखाया ही नहीं था ना आपको। ये तो भाई ताकोयाकी फेमस फूड ऑफ जापान। देखो अंदर है ऑक्टोपस, और जैसे ही इसे खोलेंगे ना तो बहुत धुआं निकलेगा इसके अंदर से। अंदर से बहुत गर्म होता है भाई। कभी आ जाओ और शौक शौक में कहीं जापानीज फूड खाना है, और कहीं सुना होगा ताकोयाकी होता है कुछ, इसको मुंह में मत डाल लेना, ये ऐसा जला देगा, सारे टूर का नाश कर देगा। अंदर बहुत गर्म होता है, बहुत बिल्कुल उबलता खोलता हुआ सा होता है। शायद धुआं दिख रहा होगा आपको। हमारे पे नज़र की बात हो रही थी ना, ये देख लो इस तरह से बैठे होते हैं भाई लोग यहाँ पर। और जिस एरिया में हमें, वहाँ पे वीडियो डिलीट करा दी गई। भाई ठंड बहुत हो गई है, और मेरे पीछे कुछ लड़के आ रहे हैं, मुझे चेस कर रहे हैं वो, क्योंकि बार बार वीडियो कर रहा था मैं, और मतलब फ़ोन निकाल रहा था। और एक ऐसी जगह मैंने आपको बताया वहाँ भी पीछे, कि जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला सिक्योरिटी आई, पता नहीं कहाँ से आई। भाई बंदा आया साइकिल पे और कहता वीडियो डिलीट कर। मैंने डिलीट कर दी, और वो पहुँच जाती है रिसेंटली डिलीट में। भाई ये जापान है, आईफोन उसे इतने अच्छे से चलाना आता था, उसने तुरंत ही पकड़ा, कहता बैग जा, और जहाँ पे वो डिलीट का ऑप्शन होता है रिसेंटली डिलीट वाला भी, वहाँ भी डिलीट मार। फिर डिलीट किया उसने खुद ही अपने हाथ से कर दी कि लास्ट वीडियो डिलीट कर दे। दूसरा भाई कि एक और जगह मैंने ट्राई किया, जो लड़कियां रोक रही थी ऐसे ही रोका उन्होंने। मैंने कहा ठीक है बताओ जी क्या कह रहे हो। कहते ये 500 रुपये की ड्रिंक है बस, आ जा, मतलब 500 येन की, आ जा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारी ड्रिंक कितने की है? तो कहती ये रही 500-600 की है बस हमारी भी। ठीक है। मैंने उस मेन्यू को जब देखा, तो उस मेन्यू में एक जगह 45,000 रुपये का भी कुछ लिखा था। अब मुझे नहीं पता भाई वो बोतल लिखी थी, वो एक पैग लिखा था, क्या था। मतलब 45,000 का एक बार का भी बिल आ सकता है। अगर किसी ने 2 मंगा लिया आपसे, तो 90,000 का बिल आ गया, 90,000 येन। और 90,000 येन को भाई 1.75 से भाग कर दो, जो भी बनेगा लगभग 50,000 रुपये बन जाएंगे मोटा मोटा। तो 50,000 का बिल तो 2 पैग में फट सकता है, या जो भी वो मंगाएंगे तो 45,000 का भी कुछ मंगाया जा सकता है। उसके अलावा एक जगह जो यहाँ पर ऐसी है, जो यहाँ की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसको भी इन्होंने एक तरीके से बना रखा है। मतलब है तो सिस्टम, अब वहाँ लड़कियाँ भी बैठी हैं देखो, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन क्योंकि इलीगल है, और उसका भी इन्होंने तोड़ निकाला हुआ है। वो तोड़ ये है कि भाई उन्होंने मतलब जाओ और वो लड़कियों के साथ चाय पीने के पैसे दो, और जो करना वो तो होगा, बट आप पैसे किस चीज़ के दे रहे हो? चाय पीने के, चाय और बिस्किट के पैसे दे रहे हो। बाकी कोई भी काम हो तो, क्योंकि आपने पैसे जिस बात के दिए वो चाय बिस्किट के हैं, ठीक है, तो बाकी काम के पैसे नहीं दिए, तो चाय बिस्किट के पैसे देना इट मीन्स लीगल हो गया, वो काम इलीगल नहीं रहा। और हम अब पकड़ेंगे मेट्रो और चलेंगे अपने ठिकाने पे। तो भाई मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर। एक्चुअली जो लड़के मुझे चेज कर रहे थे उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और थोड़ा ना वो अग्रेसिव छोड़ने लग रहे थे जैसे, अब मुझे रोकेंगे कुछ कहेंगे। और अब मैं अपने स्टेशन पे आ गया हूँ जहाँ पर हमारे को मतलब आना था। तो उनका स्टेशन छोड़ दिया, 2 स्टेशन बाद आके फिर मैंने वीडियो निकाली है। डर कुछ नहीं था यार, क्योंकि मैं डर वर की बात करूँगा तो फिर ऐसा लगेगा ये जापान अनसेफ है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रात को किसी भी टाइम कभी भी निकल जाओ, कैसे भी निकल जाओ, कहीं भी अपना सामान छोड़ दो। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि हमारा फ़ोन रह गया था आज से 10 साल पहले मेट्रो में। आज तक नहीं पता भाई वो फ़ोन आया कैसे हमारे पास, उसी स्टेशन पे कैसे मिल गया थोड़ी देर बाद ही। तो जापान इतना सेफ़ है, और यहाँ कुछ भी भूल जाओगे ना तो ये समझ लो आप, आपका मिल जाएगा। आप बस दिमाग लगाना कि यार मैं कहाँ भूल सकता हूँ, जहाँ भूला होगा वहाँ मिल जाएगा। जापान इतनी सेफ जगह है। अभी मैं अपनी घड़ी भूल गया था हॉस्टल में एक दिन। मैंने उन्हें गया रिसेप्शन पे, मैंने कहा यार मेरी घड़ी ऐसे ऐसे दिख रही है। ओके वो सैमसंग वाली? मैंने हाँ वही है।
तुरंत ही दे दी बंदी ने, कहती ये ले घड़ी। तो मतलब जापान से कुछ एक सिक्का भी नहीं हिलेगा। मुझे पता है 10 साल हो गए, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है ग्रेट रहा है जापान को लेके। तो आज की वीडियो में हमने देखा और सीखा कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं, इस चमक दमक के पीछे भी एक बैक सीट है। तो फिर कहूँगा कि ट्रैवल सिर्फ देखने का काम नहीं, सीखने और समझने का भी काम है। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया कुछ अलग देखने को मिला होगा। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया।